दिस इज टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबके सामने पेश है आपकी फिलॉसफी के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके। आज का जो आपका बेसिक टॉपिक है वो बुद्ध दर्शन या बुद्ध धर्म आपने पढ़ा होगा, उसके स्कूल्स की हम बात करते हैं, स्कूल्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। उसी का आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे सारा जो पार्ट है या सारा जो स्कूल्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उन सभी को हम एक एक करके डिस्क्राइब करके थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि आखिर क्या है, किस तरीके से ये आए, इनका इंपॉर्टेंस क्या था और किस तरीके से लोगों ने तो क्रिटिसाइज किया। तो बने रहिए। आज का आपका जो टॉपिक है वो है योगाचार। इसको एक दूसरा नाम भी है विज्ञानवादी। ठीक है, तो जैसे तो आप नॉर्मली आप देखते हैं कि महायान, हीनायन, अलग अलग दो कल्ट बन गए, फिर उसके बाद और पार्ट बनते गए। तो आज हम जिस पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं वो है योगाचार, या उसको हम कहते हैं विज्ञानवादी। मैत्रेयनाथ एक बहुत बड़े संत कहें, एक बहुत बड़े दार्शनिक कहें, एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट संत कह सकते हैं आप मैत्रेयनाथ को। उन्हें कहा जाता है कि मैत्रेयनाथ जो थे वो फाउंडर हैं योगाचार या विज्ञानवादी कल्ट के। अब इसके दो नाम हैं, योगाचार और विज्ञानवादी। इनका एक बहुत बड़ा अगर लिटरेचर अगर आप पढ़ें तो अभिसमयालंकार एक इनका लिटरेचर है, जिससे आपको पूरा नॉलेज समझ में आता है कि ये क्या है पूरा का पूरा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो अभिसमयालंकार जो इनका लिटरेचर आया, उस लिटरेचर से ही लोगों ने ये समझा कि एक ऐसा भी कल्ट है, ऐसा भी सेक्शन है बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर। तो यहां पर योगाचार और विज्ञानवादी दो अलग अलग नाम हैं, जिनका बेसिक मीनिंग भी अगर हम डिस्कस करें वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। योगाचार मीन्स तो ये कहा गया कि ये योग प्रैक्टिसेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखते थे। ठीक है, थोड़ी बहुत आयुर्वेद की भी नॉलेज इनके पास थी, योग की प्रैक्टिस ये किया करते थे। इनका मोटिव था कि आप फिजिकल भी फिट रहने चाहिए और मेंटली भी फिट रहने चाहिए। इस मोटिव के ऊपर ये बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते थे, प्रैक्टिसेस करते थे, इसलिए इन्हें योगाचारी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरा नाम है जहां से इनको लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, स्पेशली वेदांतियों ने और स्पेशली शंकराचार्य ने, वो है विज्ञानवाद। विज्ञानवाद का जो कंसेप्ट था इनका, वो ये कहता था कि विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरा कंसेप्ट, जिसको भी आप देखते हैं आउटवर्ड, जिसको भी आप देखते हैं बाहर, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहूं ये दीवार है तो ऐसा नहीं है, मैं कहूं ये टेबल है तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप पूछेंगे यार ये क्या बात हुई, तो इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। विज्ञानवादियों का एक कहना था कि जितनी भी चीजें आपको अपने आसपास दिखती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, जितनी भी XYZ जो भी आपको दिखाई देता है अपने चारों तरफ, उसके अंदर दो ही एक्टिविटीज हमेशा चलती रहती है। या तो एटम्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है ना, एटम्स होंगे बहुत छोटे छोटे, या फिर वो एटम्स इकट्ठे हो जाएंगे और एक मेटल बना लेंगे, एक मटेरियल बना लेंगे, एक मैटर बना लेंगे। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यहां से अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आपको वैशेषिक दर्शन या चार्वाक दर्शन का भी एक कंसेप्ट समझ में आएगा। या फिर आप देखेंगे जो एटोमिज्म का जो कंसेप्ट होता है, परमाणुवाद का जो कंसेप्ट होता है, वो भी आपको यहां से समझ में आ सकता है कि कहीं ना कहीं ये सारे कंसेप्ट सिमिलर हैं। ये कहते थे कि हम जब भी आउटवर्ड देखने की कोशिश करते हैं तो बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब आपके माइंड में है, और ये माइंड जो है यही प्रोजेक्ट करता है आपके सामने चीजों को कि ये क्या है, ये कैसी है, ये कहां है, ये कब है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर रियल में आप देखें तो बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ अंदर ही है। इसके दो डायमेंशंस हो सकते हैं, दो तरफ से हम इसकी डिस्कशन कर सकते हैं। पहली बात कि सब कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर ही है। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैंने कोई भी आपके सामने एक चीज ली, एक चौक लिया, एक पेन लिया, बाहर से आपको वो चाहे जैसा भी दिख रहा हो, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे और कोशिश करेंगे उसके भीतर जाने की, तब आपको समझ में आएगा यहां तो छोटे छोटे परमाणु हैं जो आपस में मिले हुए हैं, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जो है हमें पेन के जैसा दिख रहा है। मतलब जैसा दिख रहा है वैसा वो नहीं है। अगर हम गए एकदम जीरो लेवल के ऊपर तो मैंने क्या देखा, वहां पर छोटे छोटे परमाणु हैं।
जिनके कारण वो पेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बाहर कुछ भी नहीं था, बाहर जो पेन का स्ट्रक्चर दिख रहा था, यही सारे जब अणु परमाणु मिलेंगे तो ये पेंसिल भी बना देंगे, यही जब मिलेंगे तो गाड़ी बना देंगे, यही जब मिलेंगे तो मकान बना देंगे। बाहर तो कुछ भी नहीं है। जैसे क्षणिकवाद कहता है, सर्व क्षणिकम, सब कुछ क्षणिकम है, मतलब क्षणिक है, बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा? ये अणु जो है, इनका डायमेंशंस चेंज होते रहते हैं, ये परिवर्तित होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो यहां पर पहला कंसेप्ट ये कि बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है अंदर है। सेकंड डायमेंशन की अगर मैं डिस्कशन करूं, दूसरी दिशा से इसको अगर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं, तो जितनी भी चीजें आपको बाहर इस दुनिया में दिखाई देती है, वास्तव में वो बाहर नहीं है, वो सब आपके दिमाग के अंदर है, आपके दिमाग के अंदर है। आपने कभी कोशिश की कि मैं इमेजिन करूं कि एक ऐसी गाड़ी होगी जिसके 1 करोड़ पहिए होंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता। मैं कोशिश करूं कि मेरे 100 अलग अलग सर हों? नहीं, ऐसा भी कोई नहीं सोचता। क्यों? हम वही सोच सकते हैं जिसका एग्जिस्टेंस हो, या फिर हम जिसे सोचते हैं उसका ही एग्जिस्टेंस होता है। अगर आप कहें कि हो सकता है कल को मैं एक बड़ा अधिकारी बन जाऊं, ये सोचा गया है, मतलब इसका एग्जिस्टेंस है। तो आपके दिमाग के अंदर एग्जिस्टेंस है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है अंदर ही है। आप जो इमेजिन करेंगे, आप जो सोचेंगे, वही चीजें आपके पास आकर्षित होना लग जाएगी। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, अट्रैक्शन की थ्योरी पढ़ी होगी आपने। बुद्ध ने भी अपने टाइम पे एक कंसेप्ट ऐसा दिया था कि आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। समझ रहे हैं बात को? आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और कोई नहीं करता। आपके विचार आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसका मतलब बाहर की जो दुनिया है उसे बनाया जाता है आपकी आंतरिक दुनिया के द्वारा। तो ये 2 तरीके से इसकी व्याख्या की जाती है, जो आपका विज्ञानवाद है। हालांकि शंकराचार्य ने इसकी बहुत आलोचनाएं की। शंकराचार्य कहते हैं ये पागलों जैसी बातें करते हैं। आप कहते हैं कि ये जो बाहर की चीजें हैं उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये तो सब आंतरिक एग्जिस्टेंस है, इंटरनल एग्जिस्टेंस है। तो आप मुझे बताइए, आप तो इस यूनिवर्स पर एक लिमिटेड टाइम है जब से आप यहां पर रहने लगे हैं। यूनिवर्स तो आपके एग्जिस्टेंस से पहले भी था, तब इसको किसने इमेजिन किया होगा? कौन था वो? आपका अस्तित्व, आपका इतिहास कितने साल पुराना? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख? लेकिन दुनिया तो करोड़ों सालों से है। तो फिर इस दुनिया की कल्पना किसने की? अगर आप कह रहे हैं विचारों से ही बाहर की दुनिया बनती है, तो फिर ये विचार किसके थे उस वक्त? तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि जो बाहर की चीजें हैं वो केवल अणु, परमाणु, उनका एक कलेक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर ही कहा गया कि आपकी बात ठीक है, लेकिन जब आप अणुओं का एग्जिस्टेंस मान रहे हैं, परमाणुओं का एग्जिस्टेंस मान रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप बाहर की चीजों का एग्जिस्टेंस मान रहे हैं, चाहे वो कैसे भी आप कहें। तीसरी बात, अगर मैं इस कंसेप्ट को और डीप में लेके चला जाऊं, तो आप आत्मा के कंसेप्ट को इग्नोर कर देंगे कि आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है। वो भी छोटे छोटे अणुओं, परमाणुओं, संघात है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये बुद्ध धर्म के ऊपर, बुद्ध दर्शन के ऊपर थोड़ा सा शंकराचार्य ने कहा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आप इस फिलॉसफी को, इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो। फाइनली अगर हम देखें, ये एक ऐसा फिलॉसफी है, एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा हम नहीं जानते हैं। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में आप अलग अलग डायमेंशन से सोच सकते हैं, अलग अलग विचारों से आप सोच सकते हैं। बट नॉर्मली अगर इसको हम देखें, यहां पर विज्ञान का कंसेप्ट आप इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। विज्ञान का मतलब है विविध ज्ञान, मल्टी डायमेंशन नॉलेज। यहां जैसे हम अगर आप जैन दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर अनेकांतवाद का सिद्धांत पढ़ते हैं, अनेक धर्मकम वस्तु। इसी तरीके से जब आप बुद्ध दर्शन पढ़ते हैं, वहां विज्ञान की जब बात होती है, या इंडियन फिलॉसफी में जब विज्ञान की बात होती है, तो उसको आप एक पर्सपेक्टिव आपका ये भी हो सकता है कि आप डिस्कस करें कि यहां पर अलग अलग ज्ञान की बात हो रही है, विविध प्रकार के ज्ञान की बात हो रही है, उसे कहा गया है विज्ञान। तो ये विज्ञानवादी है, योगाचारी विज्ञानवादी है कि हम उस योग की
फॉलो करें, उस योग को फॉलो करें जिससे हमें ऐसी नॉलेज प्राप्त हो सके जो एज ए साइंस होती है, एज ए मैथ्स होती है, जिसको आप लॉजिकली प्रूफ कर सकते हैं, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और जिसको आप यूनिवर्सल नॉलेज भी कह सकते हैं। तो ये आपका योगाचार विज्ञानवादी मैत्रेयनाथ ने जो कंसेप्ट दिया था, वैसी फिलॉसफी मैंने कोशिश की आपके साथ डिस्कस करने की। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और इंपॉर्टेंट थिंकर को लेके आऊंगा। नाम सुना होगा आपने, नागार्जुन। शंकराचार्य ने जब कुछ क्वेश्चंस खड़े किए कि आप धीरे धीरे आत्मा को भी खत्म कर देंगे अगर आप इस कंसेप्ट को शुरू करते हैं, ये चीज नागार्जुन के दिमाग में फिट हो गई कि यार बात तो सही है, ठीक है। और उन्होंने फिर इस कंसेप्ट को, योगाचार विज्ञानवादी को थोड़ा सा प्योरीफाई करने की कोशिश की और वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो कहलाया शून्य, जीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नागार्जुन का शून्यवाद। तब तक के लिए बाय।